दोस्तों, जिंदगी कब, कहां और किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दे, यह कोई नहीं जानता। कभी कभी हालात इंसान को या तो तोड़ देते हैं या फिर उसे बगावत पर मजबूर कर देते हैं। फूलन देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक साधारण लड़की जिसने बचपन में ही जुल्म सहा, शादी के बाद अत्याचार झेला और फिर बदले की आग में ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। गैंगरेप, सामाजिक अपमान और अन्याय ने उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली खौफ तब फैला जब उसने बेहमई कांड को अंजाम दिया। वो खून की होली जिसने उसे बैंडिट क्वीन बना दिया। चंबल के बिहड़ों से संसद भवन तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आखिर क्या हुआ था उस दिन? कैसे एक डाकू देश की संसद तक पहुंच गई, जानेंगे इस वीडियो में। फूलन देवी के जीवन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से हुई थी, जो कानपुर झांसी रोड पर स्थित है। यह जिला तो पहले आर्शी जलवान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस जगह को असली पहचान 1960 के दशक में जन्मी एक लड़की ने दिलाई, जिसका नाम था फूलन। 10 अगस्त 1963 को जालौन के भूरा का पुरवा गांव में एक गरीब और निम्न जाति के परिवार में फूलन ने जन्म लिया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन इस लड़की के तेवर किसी राजा महाराजा से कम नहीं थे। फूलन का कहना था, झुकना मुझे कभी पसंद नहीं था और दबकर जीना मैंने सीखा ही नहीं। बात 1974 की है, जब फूलन की उम्र करीब 10 साल थी। तभी उसे पता चला कि उसके सगे चाचा ने दबंगई दिखाते हुए उसके पिता की जमीन पर कब्जा कर लिया है। एक 10 साल की बच्ची और इतने बड़े जमींदार से लड़ाई। लोग कहते थे लड़कियों को ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फूलन को यह मंजूर नहीं था। उसने अपने चाचा का सामना किया और धरने पर बैठ गई। इस विरोध से नाराज होकर उसके चचेरे भाई ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया, लेकिन फूलन हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया, अगर मेरी जमीन मुझे नहीं मिली तो मैं किसी को चैन से रहने नहीं दूंगी। समाज में लड़कियों को काबू में रखने का सबसे पुराना तरीका है हाथ पीले कर दो, और यही फूलन के साथ हुआ। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसकी शादी 35 से 40 साल के एक आदमी से कर दी गई। वो उम्र जब लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, उस उम्र में फूलन बालिका वधू बन गई। ना चाहते हुए भी उसे ससुराल जाना पड़ा। पति से रिश्ता निभाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन एक छोटी बच्ची कब तक सहन करती? यह शादी फूलन के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। कुछ समय बाद फूलन बीमार रहने लगी और मायके लौट आई, लेकिन यहां भी चैन नहीं था। घर वालों ने कुछ समय बाद फिर से उसे ससुराल भेज दिया, और इस बार तो हालात और भी खराब हो गए। जब फूलन वहां पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। जब फूलन ने विरोध किया तो पति ने उसे बुरी तरह पीटा। दूसरी बीवी ने ताने मारे और आखिरकार धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब तू यहां नहीं रह सकती, ये शब्द फूलन के कानों में बार बार गूंज रहे थे। बचपन में जुल्म, जवानी में अपमान और समाज का यह अन्याय, यही वह लम्हा था जब फूलन ने ठान लिया, अब वो फूल नहीं अंगार बनेगी। अब फूलन क्या करती? वह मायके लौटती, जहां से उसका हाथ पकड़कर ससुराल लाया गया था, लेकिन दिल टूट चुका था। घर वालों की अनदेखी और ससुराल में तिरस्कार ने उसे ऐसा गहरे आघात दिए थे कि वह अब घर में नहीं रहती थी। धीरे धीरे फूलन डाकुओं के गैंग के संपर्क में आ गई। वह उनके साथ घूमने लगी और साथ रहना उसे अच्छा लगने लगा। अब बंदूक चलाना भी सीखने लगी थी, और यह भी उसे एक नए तरीके की शक्ति जैसी लगने लगी। कुल मिलाकर घर वालों की अनदेखी और ससुराल में तिरस्कार ने उसे डाकुओं के आंगन तक पहुंचा दिया। हालांकि फूलन के डाकुओं के संपर्क में आने को लेकर कई थ्योरी है। कोई कहता है कि उसने अपनी मर्जी से डाकुओं से जुड़ा, तो कोई कहता है कि डाकू उसे उठा ले गए, लेकिन इन दोनों बातों के पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसलिए फूलन की आत्मकथा में लिखी गई बात पर भरोसा किया जाता है, जिसमें फूलन ने कहा था, किस्मत को शायद यही मंजूर था। चंबल में यह पहली बार हुआ था कि किसी महिला ने डाकुओं के साथ जुड़कर दिन रात उनका साथ दिया। धीरे धीरे वह डाकुओं के सरदार बाबू गुर्जर और उसके साथी डाकू विक्रम मल्हा के करीब आ गए। विक्रम मल्हा, जो अंदर ही अंदर बाबू गुर्जर का दुश्मन बन चुका था, ने एक दिन अपनी गुस्से में आकर सरदार बाबू गुर्जर को गोलियों से भून दिया। राजा को मारने वाला ही राजा बनता है। अब विक्रम मल्हा डाकुओं के नए सरदार बने, और फूलन भी हमेशा के लिए विक्रम की हो गई। लेकिन फूलन के लिए यह सब इतना आसान नहीं था।
बाबू गुर्जर की हत्या के बाद ठाकुरों का गैंग, जो श्री राम ठाकुर और लाल ठाकुर के नेतृत्व में था, फूलन को दोषी मानता था। ठाकुरों के लिए यह एक कड़ा संदेश था कि एक छोटी जाति की महिला को गैंग का हिस्सा बनते देखना उनके लिए सहन नहीं किया जा सकता था। ठाकुर गैंग ने फूलन से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन फूलन देवी जानती थी कि विक्रम मल्लाह ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए ठाकुर गैंग को तोड़ने से पहले उसने कांटे निकालने में जुट जाना शुरू किया। ठाकुर गैंग ने पहले विक्रम मल्लाह की हत्या की और फिर फूलन को अगवा कर लिया। अपहरण के बाद उसे बेहमई गांव ले जाया गया। कहा जाता है कि बेहमई में 3 हफ्तों तक ठाकुरों ने फूलन से अत्याचार किया। यह कहानी फिल्म बैंडिट क्वीन में भी दिखाई गई, लेकिन इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। जब फूलन से इस बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया, ठाकुरों ने उस वक्त मेरे साथ बहुत मजाक किया था। फूलन के इस जवाब के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई महिला अपनी खुद की बेइज्जती और बलात्कार की बात कैसे स्वीकार कर सकती है। जो भी घटना हुई हो, यह तो सत्य है कि ठाकुरों ने 3 हफ्तों तक फूलन को बंधक बनाकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी थी। 3 हफ्ते तक किसी महिला को बंधक बनाना और उसे मानसिक पीड़ा देना, यह सचमुच दुनिया की सबसे जघन्य सजा है। जेल की सजा से भी बदतर यह पीड़ा थी, जिसे कोई भी आदमी खामोश रहकर सहन नहीं कर सकता था। लेकिन फूलन देवी तो बचपन से ही झगड़ने वाली लड़की थी, जो कभी हार नहीं मानती थी। फूलन के लिए यह घटना मौत से भी बदतर थी, क्योंकि यह सवाल उसकी इज्जत का था। सामने उस बेइज्जती करने वाले हव्वा का चेहरा था। फूलन ने ठान लिया कि अब वह डाकू बनकर बदला लेगी। उसने डाकू का चोल पहनने का मन बनाया और साथ ही खाकी वर्दी पहनने का सपना भी देखा, जिसमें इंस्पेक्टर के 3 स्टार उसे आकर्षित करते थे। यही उसकी बदला लेने की ठानी हुई योजना थी। अब मैं किसी से डरने वाली नहीं, मेरी बारी है बदला लेने की। 14 फरवरी 1981 को बाहे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस दिन फूलन देवी डाकुओं के साथ गांव में पहुंची, उसी जगह पर जहां 3 हफ्ते तक उसकी बेइज्जती हुई थी। यहां आते ही फूलन ने 2 आरोपियों को पहचान लिया। उसने सवाल किया, बेइज्जती करने वाले बाकी कहां हैं? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी खामोशी फूलन के गुस्से को और बढ़ाती गई। गुस्सा इतना बढ़ गया कि फूलन ने 22 ठाकुरों को उनके घरों से बाहर निकाल लिया और सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर उन्हें घुटनों के बल बैठने को कहा और सबको गोलियों से भून डाला। कुछ ही मिनटों में 22 लोगों की हत्या कर दी गई, जो अपने आप में एक नरसंहार था। यह घटना पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। यह वही घटना थी जिसने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन बना दिया और अब पूरा देश जानने लगा था। प्रदेश और पूरे देश में इस घटना की गूंज थी। उस वक्त केंद्र में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वीपी सिंह की सरकार थी। मीडिया ने फूलन को बैंडिट क्वीन का नाम दिया और सरकार ने उसके सिर पर इनाम रख दिया। लेकिन सरकार के लिए यह कोई आसान मामला नहीं था। फूलन देवी को पकड़ने के लिए कोई पुलिस भी सामने नहीं आई। इसके बजाय यह मामला इतना गंभीर हो गया कि वीपी सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ा। बेहमई कांड ने न सिर्फ राज्य सरकार को हिला दिया, बल्कि देश भर में इसकी गूंज सुनाई दी। फूलन देवी के संघर्ष ने न केवल एक गैंग लीडर के रूप में उसकी पहचान बनाई, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और अपमान के खिलाफ उसकी लड़ाई को भी उजागर किया। फूलन देवी फिर भी काबू में नहीं आई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। कई छोटे मोटे डाकुओं का एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन फूलन तक पहुंचना पुलिस के लिए एक सपना बनकर रह गया। इस दौरान पुलिस ने कई कोशिशें की, लेकिन फूलन का नाम हर बार पुलिस की पकड़ से बाहर ही रहा। 1 साल तक यह सिलसिला चलता रहा और फूलन की पकड़ मजबूत होती चली गई। लेकिन फिर एक दिन मध्य प्रदेश की सरकार ने फूलन देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। इस जिम्मेदारी को भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी के हवाले किया गया। राजेंद्र चतुर्वेदी का नाम उस समय पुलिस महकमे में एक ऐसे अधिकारी के रूप में लिया जाता था जो शांत, धैर्यशील और मजबूत इरादों वाला था। उन्होंने ठान लिया कि वह फूलन को आत्मसमर्पण कराएंगे और इसके लिए वह अकेले ही पूरी ताकत से जुट गए। राजेंद्र चतुर्वेदी का एक दृढ़ विश्वास था, अगर मैं कह दूं तो वह मान जाएगी।
वह जानते थे कि फूलन देवी ने वर्षों तक सिस्टम और समाज के खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन इंसानियत के नाम पर उसे समझाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपनी रणनीति तैयार की और फूलन देवी से मिलने के लिए कई बार उनके आसपास के गांवों में चुपके से संपर्क किया। एक दिन राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन को एक खुले मैदान में बुलाया। वह जानते थे कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इज्जत भी जरूरी है। वह फूलन से मिले और उसे समझाने की कोशिश की, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ देने का समय है। अब हम तुम्हारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं करेंगे। तुम आत्मसमर्पण करोगी तो तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। राजेंद्र चतुर्वेदी का शांति और सहानुभूति से भरा रवैया फूलन को छूने लगा। वह जानते थे कि फूलन ने जो संघर्ष किया है वो किसी के लिए भी असहनीय रहा होगा। इसके बाद धीरे धीरे फूलन के दिल में आत्मसमर्पण करने का विचार आया। राजेंद्र चतुर्वेदी की मेहनत रंग लाई और अंततः फूलन देवी ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। यह घटना न केवल फूलन देवी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि एक ऐसे पुलिस अधिकारी की भी पहचान बन गई जिसने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक नई उम्मीद दी। राजेंद्र चतुर्वेदी के इस कदम ने फूलन देवी को न्याय की ओर एक कदम और बढ़ाया। 15 दिसंबर 1982 की रात थी जब राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन देवी से मिलने की अपनी यात्रा शुरू की। वह खुद बाइक चला रहे थे और पीछे फूलन देवी का एक करीबी डाकू बैठा था। उस रात का माहौल काफी ठंडा था। हवा तेज चल रही थी जिससे उनके कपड़े कब कभी उड़ रहे थे, लेकिन उनके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें भी थीं। बाइक बीहड़ों से गुजर रही थी और रास्ता कठिन था। तभी पीछे बैठे शख्स ने कंधे पर हाथ रखकर रुकने का इशारा किया। फूलन देवी से मिलने का यह सफर अब पैदल चलने का था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक शख्स हाथ में लालटेन लेकर दिखाई दिया। वे दोनों उस शख्स के पीछे पीछे चलते गए। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक झोपड़ी में रुकने के लिए कहा गया। वहां उन्हें थोड़ा खाना दिया गया ताकि ठंड से राहत मिल सके और 1 घंटे तक रुकने को कहा गया। फिर एक डाकू पुलिस अधिकारी को बाइक से लेकर चंबल नदी की तरफ बढ़ाने लगा। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद बाइक खड़ी कर दी गई। इसके बाद साथी ने टॉर्च निकाली और गहरे जंगल में जाने लगा। वह लगातार कई किलोमीटर चलते रहे। सुबह होने वाली थी, लेकिन वह जगह कभी नजदीक नहीं आ रही थी। थककर वे एक खास जगह पहुंचे जहां झाड़ियों के बीच नीले रंग के बैल बॉटम और नीली कुर्ती पहने एक महिला दिखी। उस महिला के कंधे से राइफल लटक रही थी और बाल कंधे तक लटके हुए थे। राजेंद्र चतुर्वेदी उसे देखता रह गए। तभी उसने उनके पैरों के पास कुछ रखा। जब उन्होंने देखा तो वह 500 रुपए थे। यह देखकर वह हैरान रह गए कि फूलन देवी ऐसी भी हो सकती हैं। फूलन देवी ने खुद चाय बनाई और चाय के साथ चूड़ा खाने के लिए भी दिया। उनके बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे फूलन देवी के साथ आत्मसमर्पण की बात शुरू हुई। राजेंद्र चतुर्वेदी ने इस मुलाकात से पहले ही फूलन देवी के गांव का दौरा किया था, जहां उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने फूलन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की, उनकी बातें रिकॉर्ड की और फोटो भी खींची। उन्हें यह महसूस हुआ कि महिला होने के नाते फूलन देवी के अंदर ममता भी होगी और यही वह पहलू था जिसे वह आत्मसमर्पण के लिए समझने की कोशिश कर रहे थे। यह मुलाकात न केवल राजेंद्र चतुर्वेदी के लिए बल्कि फूलन देवी के जीवन में भी एक बड़ा मोड़ साबित हुई। उन्होंने उस समय महसूस किया कि सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि समझदारी और ममता से भी किसी को बदलने का रास्ता ढूंढा जा सकता है। भले ही फूलन देवी अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करती, परंतु वह अंदर से काफी इमोशनल थी। राजेंद्र चतुर्वेदी ने इस पहलू को समझा और बात की शुरुआत फूलन के घर से की। उन्होंने कहा, मैं आपके घर गया था। यह सुनकर फूलन देवी चौंक गई और तुरंत पूछा, कब? राजेंद्र चतुर्वेदी ने जवाब दिया, पिछले महीने। यह सुनकर फूलन ने फिर पूछा, वहां मुन्नी मिली? राजेंद्र चतुर्वेदी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, आपकी बहन मुन्नी और आपके पिता भी मिले। इसके बाद उन्होंने परिवार की तस्वीरें दिखाई। फूलन ने उन तस्वीरों को ध्यान से देखा और तब अचानक से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज मुन्नी की थी। यह आवाज कहां से आई? फूलन ने सोचा। फिर राजेंद्र चतुर्वेदी ने टेप रिकॉर्डर दिखाया जिसमें परिवार से बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। यह सुनते ही फूलन देवी इमोशनल हो गईं, मानो सारी थकान और तनाव दूर हो गया हो। कुछ देर बाद फूलन शांत हुई
और सोचने लगीं कि आखिर राजेंद्र चतुर्वेदी ने उनके लिए इतना किया क्यों। फिर उन्होंने सवाल किया, आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजेंद्र चतुर्वेदी ने जवाब दिया, हम चाहते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दें। यह सुनते ही फूलन देवी को यह सब भूल गया कि वह कुछ देर पहले ही अपने घर में थी। उसकी यादें सिर्फ एक डाकू फूलन की थीं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, चेहरा लाल और आवाज भारी थी। फूलन चिल्लाकर बोली, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे कहने भर से हथियार डाल दूंगी? मैं फूलन देवी हूं, मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूं। फूलन की यह बात सुनकर बीहड़ों में सन्नाटा फैल गया। उस वक्त सभी डाकू जहां के तहां खड़े थे और किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। फिर फूलन के सबसे करीबी मानसिंह ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराया। उन्होंने समझाया कि राजेंद्र चतुर्वेदी बहुत सोच समझकर यहां आए हैं और पहले सारी बात की जाए, फिर कोई फैसला लिया जाए। फूलन ने पूछा, आपको यह कैसे भरोसा है कि आत्मसमर्पण के बाद एनकाउंटर नहीं होगा? राजेंद्र चतुर्वेदी ने जवाब दिया, मुझे मुख्यमंत्री ने भेजा है, इसलिए भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं है। इस पर फूलन ने सबूत मांगा। राजेंद्र चतुर्वेदी ने कहा, किसी को साथ भेज दीजिए, मैं उन्हें सीधे मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा। इस पर फूलन ने एक साथी को पुलिस अधिकारी के साथ भेजने के लिए राजी हो गई। साथ ही उन्होंने अपनी मां के लिए एक अंगूठी भी भेजी। इस प्रकार राजेंद्र चतुर्वेदी बीहड़ों से निकलकर सीधे दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते हैं और मुख्यमंत्री से मिलते हैं। जब फूलन देवी को यह जानकारी मिलती है तो उनके राजेंद्र चतुर्वेदी पर भरोसा और बढ़ जाता है। कुछ महीनों बाद राजेंद्र चतुर्वेदी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ फिर से फूलन देवी से मिलने गए। इस बार फूलन देवी ने अपने गोद में बच्चे को रखा और राजेंद्र चतुर्वेदी से वचन लिया कि अगर वह आत्मसमर्पण करेंगी तो पुलिस उनका कोई एक्शन नहीं लेगी। यह 13 फरवरी 1983 का दिन था और जगह थी मध्य प्रदेश के भिंड जिले का MGS कॉलेज। इस दिन की सुबह से ही देश और दुनिया की निगाहें इस एक पल पर टिकी थीं, क्योंकि फूलन देवी, जिनका नाम सुनकर ही दूसरों की नींद उड़ जाती थी, आत्मसमर्पण करने जा रही थी। इससे पहले वाली रात फूलन देवी एक सेकंड भी नहीं सो पाई। घबराहट की वजह से न तो उन्होंने कुछ खाया और न ही एक गिलास पानी पिया। उनकी यह हालत देखकर उनके साथी डाकू मानसिंह से रहा नहीं गया। सुबह होते ही उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब उनकी तबीयत का चेकअप किया तो बताया कि तनाव के कारण उनकी हालत बिगड़ रही थी। यही वजह थी कि न तो वह सो पाई और न ही कुछ खा पाई। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों को यकीन हुआ कि फूलन की घबराहट असल में मानसिक तनाव का नतीजा है। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और उनके साथी डाकू ने फूलन देवी को शांत किया और उन्हें सामान्य करने की कोशिश की। फिर फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने अपने गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी पर 22 हत्याओं, 30 डकैतियों और 18 अपहरणों के आरोप थे। फूलन देवी को 11 साल तक जेल में रहना पड़ा। 1983 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। मुलायम सिंह यादव ने फूलन पर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया और इसके बाद फूलन देवी को 1984 में जेल से रिहाई मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी को नया जीवन और नई उम्मीद मिली। उन्होंने उमेश सिंह नामक व्यक्ति से शादी कर ली और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। फूलन देवी जेल से बाहर आई, नई जिंदगी शुरू की और शादी भी की। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें एक नया मौका दिया और इसके बाद 1996 में फूलन देवी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। अगले साल 1996 में उन्होंने मिर्जापुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिससे वह संसद पहुंचने वाली पहली महिला डाकू बनी। बीहड़ के जंगलों से निकलकर फूलन अब दिल्ली के संसद भवन में बैठने वाली एक नेता बन चुकी थी। झोपड़ी और झाड़ियों में रहने वाली फूलन अब आलीशान बंगले में रह रही थी। हालांकि 1998 में हुए चुनावों में वह हार गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया। 1999 में हुए चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और अपनी राजनीतिक यात्रा को जारी रखा। इस दौरान फूलन देवी ने एक संगठन भी बनाया जिसका नाम था एकलव्य सी। इस संगठन ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की, चाहे वह डाकू हो या गरीबी में जी रहे लोग। लेकिन इस संगठन के एक सदस्य ने ही फूलन देवी की जिंदगी का अंत कर दिया। 25 जुलाई 2001 को एक व्यक्ति शेर सिंह राणा फूलन देवी के घर आया और संगठन में शामिल होने के लिए मिलने आया। फूलन ने उसका स्वागत किया और उसके लिए खीर मंगवाई।
शेर सिंह ने खुशी खुशी खीर खाई और अलविदा कहकर घर से बाहर निकलने लगा। फूलन भी उसे दरवाजे तक छोड़ने बाहर आई, लेकिन गेट के पास शेर सिंह ने अचानक से उसे गोली मार दी। फूलन देवी वहीं चौखट पर गिर गई, जिनकी शेरनी जैसी दहाड़ से लोग डरते थे। अब वह बिल्कुल शांत और खामोश थी। शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की मौत के बाद कहा, अब जाकर बेहमई हत्याकांड का बदला पूरा हुआ। घटना के बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया और 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन फूलन देवी की सोच और हिम्मत को वह खत्म नहीं कर पाया। फूलन देवी पर ब्रिटेन में आउटलॉ नाम की एक किताब प्रकाशित हुई, जिसमें उनके जीवन के कई पहलुओं की चर्चा की गई थी। इस किताब के लेखक रॉय मोक्ष थे, जिन्होंने जेल में रहते हुए फूलन देवी से पत्राचार किया था और बाद में इंडिया आकर उनसे मुलाकात की थी। लेखक ने फूलन देवी के बारे में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा, लेकिन इसके बावजूद भी फूलन देवी हमेशा हंसमुख रहती थी। वह मजाक करती रहती थी और उनका दिल गरीबों के लिए हमेशा धड़कता था। रॉय ने यह भी कहा था कि उन्हें लगता है कि फूलन देवी गलत नहीं आई, बल्कि वह एक प्रक्रिया का शिकार हुई थी। दोस्तों, यही थी फूलन देवी की सच्ची कहानी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको प्रभावित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम आपसे जुड़ी रहें और आगे भी ऐसी और दिलचस्प कहानियां आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद।